नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सुगा सर क्लासेज में। प्लीज इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। आज हम रसायन विज्ञान की मूल अवधारणाओं के अंतर्गत रासायनिक अभिक्रियाओं के स्टोइकियोमेट्री तथा स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक का अध्ययन करेंगे। यह टॉपिक यूपी बोर्ड की क्लास 11th में है और अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। स्टोइकियोमेट्रिक और रासायनिक अभिक्रियाओं के स्टोइकियोमेट्री तथा स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक, ये रसायन विज्ञान की मूल अवधारणा क्लास 11 का जो पहला चैप्टर है उसका लास्ट वीडियो है। स्टोइकियोमेट्री का मतलब आप जानेंगे, जैसे किसी यौगिक की स्टोइकियोमेट्री, अगर हम NaCl की बात कर रहे हैं तो Na और Cl यहां एक संबंध एक के अनुपात में है, तो इसका स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक एक संबंध एक है, एक एक है, सोडियम का एक, क्लोरीन का एक। वहीं MgCl2 की बात कर रहे हैं तो यहां अनुपात इनका एक संबंध दो का है। तो मैग्नीशियम की स्टोइकियोमेट्रिक 1 है और क्लोरीन की स्टोइकियोमेट्री 2 है। तो ये रही बात स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक किसी यौगिक का। अब रासायनिक अभिक्रिया का, किसी रासायनिक अभिक्रिया का जो रासायनिक समीकरण लिखते हैं उसमें जो अणुओं की संख्या होती है वही उसका स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक होता है। जैसे 2Na plus Cl2 gives 2NaCl। आप देख सकते हो अभिकारक उत्पादों में स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक 2 1 2। N2 plus 3S2 gives 2NH3। तो नाइट्रोजन का स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक 1, हाइड्रोजन का स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक 3 और अमोनिया का स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक 2 है। तो ये स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक रासायनिक पदार्थ अभिकारक या उत्पादों के स्टोइकियोमेट्रिक गुणांकों के आधार पर हम रासायनिक अभिक्रियाओं का, जो रासायनिक अभिक्रियाओं में अभिकारक और उत्पाद हैं, उन पदार्थों के द्रव्यमानों में, अणुओं में, मोलों की संख्याओं में हम संबंध स्थापित कर सकते हैं। इसे ही हम रासायनिक अभिक्रियाओं के स्टोइकियोमेट्री कहते हैं और इस पे विभिन्न रासायनिक गणनाएं भी हैं। तो उसके लिए जैसे अगर आपको कहा जाए 2H2 plus O2 gives 2H2, हाइड्रोजन है, तो 10 ग्राम हाइड्रोजन से कितने ग्राम ऑक्सीजन अभिक्रिया करेगा? तो यहां पर आप देख रहे हो कि इसके दो अणु इसके एक अणु से अभिक्रिया कर रहे हैं। हाइड्रोजन का परमाणु भार 1, तो अणु भार 2 हो जाएगा, और 2 है तो 2 गुणते 2, 4 ग्राम हाइड्रोजन। ऑक्सीजन 16 गुणते 2 32, जल 2 + 16 18 गुणते 2 36। तो ये स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक के आधार पर ही ये संख्याएं आती हैं। अणु भार के में उन संख्याओं से गुणा करना पड़ता है। जैसे ऑक्सीजन का अणु भार 32 है तो 32 लिखे क्योंकि उसका स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक 1 है। हाइड्रोजन का अणु भार 2, लेकिन उसका स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक 2 है तो 2 से गुणा किए। जल का अणु भार 18, इसका स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक 2 है तो हम 2 से गुणा करके 36 लिखे। इस आधार पर हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं, जैसा भी क्वेश्चन पूछा जाए, कि 4 ग्राम हाइड्रोजन से अभिक्रिया करने वाले ऑक्सीजन का द्रव्यमान 32 ग्राम है और उससे प्राप्त जल का द्रव्यमान 36 ग्राम है। तो उसमें अगर 10 ग्राम हाइड्रोजन से पूछ दे, 20 ग्राम हाइड्रोजन से पूछ दे, तो इसी स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक के आधार पर ही हम रासायनिक गणनाएं कर लेते हैं कि 4 ग्राम हाइड्रोजन से अभिक्रिया करने वाले ऑक्सीजन का द्रव्यमान 32, तो 1 से 32/4 अर्थात 8, तो 10 ग्राम से 8 गुणते 10 80। तो इस तरह से हम रासायनिक गणनाओं में इस तथ्यों का प्रयोग करते हैं। तो ये स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक है। रासायनिक अभिक्रियाओं को, रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक समीकरण पर आधारित गणनाओं को हल करने के लिए नॉर्मल समीकरण का भी प्रयोग किया जाता है। अब नॉर्मल समीकरण क्या है? तो जब दो पदार्थ एक दूसरे से रासायनिक रूप से संबंधित हो, कोरिलेट हो, तो उन पदार्थों के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, आपको पहले बताया गया ग्राम तुल्यांक, तुल्यांकी भार में,
तो ग्राम तुल्यांकों की संख्या आपस में बराबर होती है। ग्राम तुल्यांकों की संख्या का मतलब है ग्राम्य भार बटे तुल्यांकी भार। तो अगर कोई रासायनिक समीकरण ऐसे है A प्लस बी गिव्स C प्लस डी, तो रासायनिक तुल्यता के नियम से WA अपान EA इक्वल टू WB अपान EB इक्वल टू WC अपान EC इक्वल टू WD अपान ED, अर्थात A के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर B के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर C के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर D के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। अब यहां यह ध्यान देना है कि जो अभिकारक होंगे वो खर्च होते हैं। तो ये WA और WB रासायनिक अभिक्रिया में A और B का खर्च द्रव्यमान है, वहीं उत्पाद जो होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं, बनते हैं। तो WC और WD रासायनिक अभिक्रिया में C और D के उत्पन्न द्रव्यमान या प्राप्त द्रव्यमान है। अब यहां हम नॉर्मल समीकरण में नॉर्मलता का यूज करते हैं, तो इसको जनरलाइज किया जाए तो हम इसको लिख सकते हैं W1 अपान E1 इक्वल टू W2 अपान E2। अब हम नॉर्मलता के कॉन्सेप्ट पे आते हैं। जो नॉर्मलता आपको बताया गया था विलयनों की सांद्रता व्यक्त करने की इकाई W बाई E अपान V लीटर में। ये ध्यान देंगे V यहां लीटर में होता है। विलयन के एकांक आयतन या 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को ही विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। तिर्यक गुणा करते हैं N इंटू V इक्वल टू W अपान E। तो ये W अपान E जब आपस में पदार्थों के बराबर है तो उनके N इंटू V भी आपस में बराबर होंगे। तो W1 अपान E1 इक्वल टू N1 V1, इसी तरह से W2 अपान E2 इक्वल टू N2 V2। चूंकि W1 अपान E1 इक्वल टू W2 अपान E2, इसलिए N1 V1 इक्वल टू N2 V2। तो दो पदार्थ अगर रासायनिक रूप से संबंधित है तो उनके N इंटू V भी आपस में बराबर होते हैं। इस समीकरण को ही नॉर्मल समीकरण कहते हैं। ये किसी भी रासायनिक अभिक्रिया जैसे उदासीनीकरण, ऑक्सीकरण, अपचयन अभिक्रिया, उसको साइट में हम रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, वहां के लिए, या तनुकरण जैसे किसी विलयन में हम पानी मिला दिए तो पानी मिलाने से पहले विलयन का N इंटू V बराबर पानी मिलाने के बाद विलयन का N इंटू V। तो इस तरह से हम इसका यूज करते हैं। तो इस समीकरण को ही कहते हैं नॉर्मल समीकरण। इस पे हम एक आपको उदाहरण बताते हैं। तो नॉर्मल समीकरण के लिए जैसे कैल्शियम कार्बोनेट के एक शुद्ध नमूने के 1 ग्राम की N/2HCl विलयन के 50 ml के साथ क्रिया कराई जाए तो STP पर उत्पन्न CO2 का आयतन ज्ञात कीजिए। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, इसकी अभिक्रिया HCl से करा रहे हैं। तो HCl से अभिक्रिया होती है तो CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2, यह अभिक्रिया है। इसमें 1 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट कह रहा है और उससे उत्पन्न कैल्शियम कार्बोनेट से उत्पन्न CO2 का STP पर CO2 का आयतन ज्ञात करना है, जबकि HCl N/2 लिया गया है। ये N/2 लिया है और ये 1 ग्राम। इसमें ये लिमिटिंग रीजन से क्वेश्चन है। पहले हम सीमांत अभिकर्मक समझ लेते हैं, फिर इस टॉपिक पे आते हैं। सीमांत अभिकर्मक जैसे दो पदार्थ या दो से अधिक पदार्थ आपस में विक्रिया करते हैं तो उत्पाद जो बनता है उन पदार्थों के स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक पर निर्भर करता है। लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि सारे अभिकारक स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक के अनुपात में ही लिए गए। जैसे अगर हम हाइड्रोजन की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ कराते हैं तो जल बनता है। अगर क्वेश्चन में यह कह दे कि 10 ग्राम हाइड्रोजन की अभिक्रिया 90 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कराए 90 ग्राम, तो कितने ग्राम जल बना? तो यह नहीं कि 10 और 90 आप 100 बना दिए, ऐसा नहीं करना है। आपको पहले देखना है कि इसका स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक या इनके द्रव्यमान किस अनुपात में है।
तो इनके द्रव्यमानों का अनुपात अभी हम बताए थे पिछले क्वेश्चन में, 1:8 है। तो 1 ग्राम के लिए 8 ग्राम चाहिए, तो 10 ग्राम के लिए कितना चाहिए? 80। ये ऑक्सीजन एक्सेस है, जरूरत से ज्यादा है, या दूसरे शब्दों में कह लें कि ये हाइड्रोजन जरूरत से कम है। 90 ग्राम ऑक्सीजन के लिए हाइड्रोजन 10 से ज्यादा चाहिए पूर्ण अभिक्रिया के लिए। तो जब 2 या 2 से अधिक रासायनिक पदार्थों की आपस में अभिक्रिया होती है, तो जो पदार्थ तुलनात्मक रूप से कम मात्रा में होता है उसी को हम कहते हैं सीमांत अभिकर्मक, लिमिटिंग रीजेंट। ये लिमिट की मात्रा में है, ये कम है, इसकी आवश्यकता है, और इसी के आधार पर हम सारे तथ्यों को निर्धारित करते हैं कि 1 ग्राम से 8 ग्राम अभिक्रिया करेगा, तो 10 ग्राम से कितना करेगा? 80 ग्राम। और हम लिए कितना है ऑक्सीजन? 90 ग्राम। तो हमारा 10 ग्राम ऑक्सीजन बच जाएगा। तो जो पूर्ण रूप से खर्च हो जाता है उसी को हम कहते हैं सीमांत अभिकर्मक, लिमिटिंग रीजेंट। और तब जल कितना बनेगा? तो 10 ग्राम और ये 80 ग्राम, तो ये 90 ग्राम प्राप्त होगा। या आप अणुभार के हिसाब से भी चल सकते थे, ये 9 के रेशियो में होता है, 1:8:9। तो 10 ग्राम से कितना प्राप्त होगा? 1 ग्राम से 9 ग्राम जल, तो 10 ग्राम से 90 ग्राम। तो ये जो एक्सेस है ऑक्सीजन का वो अधिकता है। तो यहां पहले डिसाइड करते हैं कि जब रेशियो में नहीं है तो वहां लिमिटिंग रीजेंट कौन है, सीमांत अभिकर्मक कौन है। अब हम इस क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहां पर 1 ग्राम CaCO3 है। CaCO3 का अणुभार होता है 100, Ca का परमाणु भार 40, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, तो 40 + 60 100। HCl, Cl 35.5, 35.5 + 1 36.5 इंटू 2, तो 36.5 इंटू 2 73। और CO2 तब कितना बनेगा? यहां आयतन पूछा है, मोल में देखें 1 मोल, द्रव्यमान में 44 ग्राम। कितना मोल? 1 मोल। लेकिन आयतन STP पर कितना होगा? 22.4 लीटर। गैस है ये, और STP पर प्रत्येक गैस के 1 मोल का आयतन 22.4 लीटर होता है। अब हम N/2 HCl का द्रव्यमान निकालें, तो W यहां से आप देख सकते हो, W = ENV। लेकिन V अगर ml में दिया है तो उस समय हम उस बटे 1000 यूज करते हैं। अब यहां HCl का आयतन 50 ml दिया हुआ है, तो इसका हम W निकालेंगे। E HCl का 36.5 होता है, अणुभार बटे में अम्ल की क्षारकता जो 1 है, तो अणुभार इसका तुल्यांकी भार होगा N1/2, और V जो है 50 ml है, ml में दिया इसलिए बटे में 1000 करना पड़ता है। (36.5 बटे में 4) जो 9 के आसपास आएगा, 9.125। अब यहां पर देखें CaCO3 का W/E, या W कितना है? तो 1 है, और इसका अणुभार कितना है? 100। तो ये 100वां हिस्सा है, जबकि ये इसका 100वां हिस्सा नहीं है, ज्यादा है। 73 से ये उसका 1/8 है, तो ये 8वां हिस्सा है, जबकि यहां पर 100वां हिस्सा लिया गया। तो पहले कौन खत्म होगा? CaCO3। तो ये लिमिटिंग रीजेंट है, ये बचा रह जाएगा। तो अब हम इस आधार पर आते हैं कि चूंकि 100 ग्राम CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट से प्राप्त CO2 का STP पर आयतन बराबर 22.4 लीटर, इसलिए 1 ग्राम CaCO3 से CO2 का प्राप्त आयतन 22.4 बटे में 100, और यही पूछा हुआ है। तो 0.224 लीटर, अगर ml में करते हैं तो 100 से गुणा हो जाएगा, 200
24 ml। तो इस तरह से आप ऐसे क्वेश्चन को जहां पर लिमिटिंग रीजेंट का यूज होता है वो सॉल्व कर सकते हो। पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि तुलनात्मक रूप से किसकी वैल्यू कम है। यहां CaCO3 का कम है। पिछले उदाहरण में जो H2 का लिए थे, H2 और O2 में, तो वहां H2 कम था, O2 ज्यादा था। यहां CaCO3 कम है, HCl ज्यादा है। तो जो कम होगा वही है सीमांत अभिकर्मक, उसी के आधार पर गणना की जाती है। इस तरह से ये आपका पहला चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू। Thanks for watching this channel Sugha Sir Classes. Please like, share and subscribe this channel. Thank you.